हेलो फ्रेंड्स। ज्योतिष में ज्योतिष सीखने वाले स्टूडेंट से आने वाले प्रश्नों में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आता है और ज्योतिष के जातकों से भी कि D10 कुंडली के बारे में कोई विश्लेषण दिया जाए या D10 कुंडली के बारे में कुछ बताया जाए। तो आज D10 कुंडली के बारे में मैं कुछ जानकारी शेयर करूंगा आपके साथ, लेकिन उसके साथ ही मेरे अपने कुछ ओपिनियन है वो भी मैं बताता चलूँ आपको। D10 कुंडली के अनुसार लोगों के मन में ये धारणा है कि जातक का पैसा पता चल जाएगा, जातक का पैसा एक्यूरेट पता चल जाएगा, वो भजिया तलेगा कि पानी पूरी बेचेगा कि प्याज वाले पकौड़े तलेगा, पता चल जाएगा उससे। तो आज इस पे थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। मेरा अपना ओपिनियन है, इतना एकदम हल्दी कितनी चुटकी होगी और नमक कितना चुटकी होगा ये ज्योतिष से पकड़ना संभव नहीं होता है। एक इंडिकेशन होती है, एक अंधेरे में लाइट के तौर पे ज्योतिष का उपयोग किया जाता है, लेकिन आजकल रिसर्च के नाम पे और बड़े बड़े रिसर्चर जो कुंडलियां देखते नहीं है लेकिन रिसर्च करते रहते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बयानबाजी बड़ी बरगलाने वाली भी होती है नए ज्योतिषियों के लिए। और दूसरी बात ये है कि चलो मैं बता तो रहा हूँ, नॉर्मल एक इंडिकेशन होता है, यहाँ भी जातक का एक करेक्टर या उसके कर्म का करेक्टर कुछ इंडिकेट करता है कि जातक किस कर्म में जा सकता है। अगर जातक का करेक्टर इंडिकेट करता है तो जातक के कर्म के बारे में कुछ पता चलता है। ये एक लाइट है, ये भी हल्की सी एक लाइट है समझने के लिए, है ना। तो D10 में 3 डिग्री की एक कुंडली होती है, यानी 3 दहाई 30, 10 भागों में D10 को बांटा जाता है। और यहाँ तो D10 कुंडली के बारे में अक्सर जो बातें कही जाती हैं, समाज में व्यापार, प्रतिष्ठा, समाज, सफलता प्राप्त आदि करने के लिए D10 कुंडली का जो इस्तेमाल कहते हैं, तो उसका भी इफेक्ट तो है, आपको पता तो चलता है कुछ ना कुछ, लेकिन फिर वही अंधेरे में लाइट के जैसा। तो 10 जो दशमांश है, 1 से लेके 10 तक, इनके अलग अलग नाम हैं। तो पहला दशमांश जो होता है वो इंद्र दशमांश कहलाता है और ये 0 से 3 डिग्री के अंदर होता है। यह इस दशमांश में जिसका जन्म होता है, यानी जातक की जन्म की डिग्री 1 से 3 डिग्री के अंदर होगी तो वो इंद्र दशमांश में जन्म कहलाएगा। तो ये जातक धन संपन्नता, मान सम्मान का सूचक होता है और ऐसे जातक को समाज में मान सम्मान मिलता है। जबकि दशम भाव या दशमेश का संबंध इंद्र दशमांश से बनता है तो जातक समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। दूसरा दशमांश जो है वो अग्नि दशमांश कहलाता है। दूसरा दशमांश 3 से 6 डिग्री के अंदर होता है। यह दशमांश जो है अग्नि, अगर आपको समझ में आ रहा है कि अग्नि दशमांश कहलाता है, तो ये जातक के साहस में वृद्धि करता है, क्योंकि तामसिक एक्टिविटी, तामसिक नेचर जो है जातक के अंदर परिलक्षित होगा। ठीक है, तो यदि दशम भाव या दशमेश अग्नि दशमांश में पड़े तो जातक में इन तत्वों की बढ़ोतरी होती है और ये जातक शक्ति बल द्वारा धनार्जन करने का प्रयास करता है और जहां शक्ति की जरूरत है उन क्षेत्रों में ये जातक सफलता प्राप्त करता है। अब आप समझ लीजिए, ये जातक सेना में प्रधान भी हो सकता है, ये गुंडों का सरदार भी हो सकता है। वहां आप ये डेफिनेशन बड़ी मुश्किल होती है, समय लगता है समझने में, एक हद तक पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वो सेना का प्रधान होगा कि गुंडों का सरदार होगा, इसके लिए आपको मंगल की स्थिति को देखना होता है। ठीक है। तीसरा दशमांश जो है यम दशमांश कहलाता है। यम दशमांश, यम से मतलब समझ लीजिए, अब डर मत जाइए कि यमराजे से कनेक्टेड हो गया, लेकिन ये जातक जो है न्याय संगत गुण और कार्य कुशलता में पारंगत होते हैं। यम का काम क्या है, यमराज का काम क्या है, आपको कर्म फल देना, न्याय करना। तो ये जातक जो है तीसरे दशमांश में, यम दशमांश में जिनका जन्म होता है, वो अपनी कार्य कुशलता से, अपनी न्यायप्रियता से समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं और न्यायिक होते हैं, उचित कार्य करते हैं। उचित कार्य करने का गुण और नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर होती है और लोगों को सही दिशा निर्देश
देने में ये कामयाब होते हैं या लोगों को सही दिशा निर्देश देने की कुव्वत इनके अंदर होती है, ये चीज समझ लो। चौथा दशमांश जो है वो राक्षस दशमांश कहलाता है। तो राक्षस दशमांश में जिसका जन्म होता है ये इलीगल काम भी कर सकता है, यानी कि जो समाज में जो काम जातक ना करना चाहिए या समाज की नजर में जो काम अच्छे नहीं होते हैं उसको ये जातक कर लेगा, अनैतिक काम करने में आगे रहेगा, वो उसके अंदर इच्छा भी इस तरह की बलवती होती है। तो ऐसे जातक आप समझ लीजिए चोरी, तस्करी, रिश्वतखोरी, गलत काम करने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये फाइनल आउटकम नहीं है। सारी समस्या यही है। ज्योतिष में जो नए छात्र जब पढ़ते हैं, जिन्हें हम पढ़ाते हैं, तो जब हम D10 के बारे में कोई बात बता रहे होते हैं तो उसी को वो फाइनल आउटकम समझ लेते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है। ये इंडिविजुअल एक चीज के बारे में बताया जा रहा है, आपको ये समझना होगा। जैसे कि अगर प्रथम भाव में शनि क्या इफेक्ट करेगा, तो उस वक्त प्रथम भाव में शनि के इफेक्ट की ही बात की जा रही होती है, क्योंकि प्रथम भाव में शनि और 100 सालों के अंदर जन्मे लोगों के शनि के उसके नक्षत्रों के अनुसार प्लेसमेंट वगैरह किसी पे बड़ा असर पड़ जाता है। तो इसलिए लिखी हुई किताबों में लिखी हुई बहुत सी बातें आपको प्रैक्टिकल सही नहीं मिल रही होती, लेकिन लिखा हुआ गलत नहीं है। उस प्रैक्टिकल आपको, इसी को मैं कहता हूँ ब्लेंडिंग ऑफ प्लैनेट्स, जो आपको ब्लेंडिंग्स करनी है। आपको सिखाया क्यों जाता है कि फलानी राशि अग्नि है, फलानी राशि जल राशि है, फलाना ग्रह अग्नि ग्रह है, फलाना ग्रह जल ग्रह है? क्यों सिखाया जाता है? इसीलिए सिखाया जाता है कि आपको उसको ब्लेंडिंग करना सीखना होता है। लेकिन समस्या ये है, सीखने वाले, सुनने वाले सब चाहते हैं एक ही डंडे से हाँक के बता दिया जाए कि इससे ये आंसर निकल जाए। तो अभी राक्षस दशमांश के बारे में जो फलादेश किया गया या तस्कर होते हैं, या तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि चौथे दशमांश में जिसका जन्म हुआ तो वो तस्कर ही होगा। उसके अंदर तस्करी करने की वृत्ति आ सकती है। वो कुंडली की दूसरी ग्रह स्थितियों की वजह से हो सकता है तस्कर ना हो, लेकिन तस्करी से संबंधित फिल्में देखने का शौकीन है, तो कहीं ना कहीं वो नेचर जो है आ जाता है। हो सकता है वो अंडरवर्ल्ड की फिल्मों को बहुत पसंद करता हो, लेकिन खुद ना जाए कभी उसमें, वो कुंडली की स्थिति के अनुसार। तो ये यहाँ भी D10 भी जातक के नेचर पकड़ने में सुविधा देती है। ये चीज समझना होगा कि जातक का नेचर पकड़ने में सुविधा होता है। पांचवा दशमांश जो है वरुण दशमांश कहलाता है। ये 12 से 15 डिग्री के बीच में होता है पांचवा दशमांश। इससे प्रभावित जातक जो है जल से संबंधित, वरुण का मतलब है जल से संबंध, तो जल से संबंधित कार्य करने वाला होता है। ठीक है, जैसे नौकायन, नेवी में चला गया, मर्चेंट नेवी में चला गया, जल से संबंधित काम। अब नौकायन और मर्चेंट नेवी ही नहीं है, हो सकता है पानी पूरी बेच रहा हो सकता है वो होटल चला रहा हो, या हो सकता है होटल में वेटर का काम करता हो और उसको सिर्फ पानी ही देने का काम है क्लाइंट्स को। आपने देखा ना, होटल में जाते हैं तो पहले एक वेटर आके आपको पानी का गिलास रख के चला जाता है। तो हो सकता है उसका 5वें दशमांश में जन्म हुआ, उसका दशमांश 5वां हो, वरुण दशमांश में उसका जन्म हुआ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब होता क्या है, फलादेश में जब हम कुंडली फेंकते हैं या कुंडली फेंकता है कोई, तो वो यही सोचता है कि अब ज्योतिष बाबा जो है मुझे ये बताने वाले हैं कि भाई अमेरिका के अगले राष्ट्रपति तुम ही बनने वाले। ये चाह और सोच की लड़ाई है, ये चाह है लोगों के अंदर जो है लालसा है, हालांकि सबकी नहीं है। बहुत लोग प्रैक्टिकल है, बहुत लोग समझते हैं कि मुझे, मेरी चादर इतनी है, मुझे इतने ही पैर पसारने हैं, लेकिन कई लोग बैठे यहाँ होते हैं, पैर अमेरिका में पसार के बैठे हुए होते हैं। यहाँ व्यवसाय करने को काम नहीं है, लेकिन पूछ रहे होते कि अमेरिका में कौन सा व्यवसाय कर लूं तो मैं चल जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल और इम्प्रैक्टिकल का अंतर है। छठा दशमांश जो है वायु दशमांश कहलाता है। अब वायु दशमांश से समझ लीजिए कि ये प्लेन चलाने वाला हो सकता है, फाइटर पहले प्लेन चलाने वाला हो सकता है। वायु कम्युनिकेशन भी वायु से संबंधित हो सकता है, टेलीफोन में कर्मचारी हो सकता है डाक विभाग में नौकरी कर रहा हो सकता है कुरियर के कामों में हो। तो इसको समझना होता है आपको सारे पर्सपेक्टिव में। अब वायु दशमांश में जन्म हुआ है तो कम्युनिकेशन वाली बात आ रही है, तो निश्चित तौर पे आपको कुंडली का तीसरा भाव पे ध्यान देना होगा, खुद पे ध्यान देना होगा। अगर वो दोनों सही नहीं है तो वायु दशमांश में जन्म लेके भी दूरसंचार में या टेलीफोन में या कम्युनिकेशन में आप सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसी में डूबते रहेंगे।
डाक विभाग में नौकरी मिल गई लेकिन पैसा नहीं मिल रहा, 6 महीने 1 साल हो गया, आप किसी के बदले में वहां काम कर रहे हैं। ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जो इस तरह फंसे हुए। तो इसको जोड़ना होता है, इसी को ब्लेंडिंग्स ऑफ प्लैनेट कहते हैं। ब्लेंडिंग्स को समझना होता है, किसी कोई भी रूल, कोई भी नियम आखिरी नहीं है। अब दशमांश डी कुंडलियों के बारे में लोग सोचते हैं कि इसको समझ ले हम, इसमें तो हमें कोई फाइनल आउटकम मिल जाएगा। नहीं, विदाउट ब्लेंडिंग्स यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, आप नहीं फलादेश कर पाएंगे। तो इसके बाद छठा दशमांश जो है वो वायु दशमांश होता है, जो पायलट और कम्युनिकेशन में आपको कर्म में ले जाता है। 7वां दशमांश जो है कुबेर का होता है। ये तो सबको खुश कर देने वाला दशमांश है, ठीक है। व्यक्ति कुबेर दशमांश में अगर जातक का जन्म है तो व्यक्ति माने धन संपदा से युक्त हो सकता है। कुबेर दशमांश में जन्म है तो धन संपदा से जातक युक्त हो सकता है। वो धन से लेन देन से संबंधित काम कर सकता है, वो सूद का कारोबार कर सकता है, बैंक में नौकरी कर सकता है, किसी पैसे वाले सेठ के यहाँ मुनीम हो सकता है, किसी का अकाउंटेंट हो सकता है। तो हाँ, आप यहाँ ये कह सकते हैं कि कुबेर दशमांश में अगर किसी का जन्म है तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की शिक्षा लेने को आप कहें, चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम में वो जाए तो उसमें सफल होगा, लेकिन फिर उसके लिए बुद्ध अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। 8वां दशमांश जो है वो ईशान के नाम से जाना जाता है, ईशान के नाम से। ये जातक उदार और धीर गंभीर स्वभाव वाला हो सकता है। ईशान कोण जो है शुभ कोण कहलाता है और इससे प्रभावित जातक को समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, क्योंकि ईशान कोण गुरु से संबंधित मतलब कोण होता है। और ऐसा व्यक्ति राजा भी हो सकता है। राजा से मतलब यहाँ अब राज रजवाड़े तो रहे नहीं, राजा से मतलब है कि अब कारपोरेटर हो सकता है, एमएलए हो सकता है, एमपी भी हो जाए, हो सकता है। ये अपना बाकी की कुंडली पे निर्भर करता है। समाज सुधारक हो सकता है, सोशल वर्क में हो सकता है। 9वां दशमांश जो है इसे पद्मज भी कहते हैं। इस दशमांश से संबंध अगर जातक का बनता है तो ऐसा जातक बहुत प्रकार के सुख प्राप्त करता है जिंदगी में। रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है, आर्टिस्ट हो सकता है, जातक विद्वान होता है, समाज के हित के काम करता है, कल्याणकारी काम करता है या करने की सोचता है, थोड़ा बहुत जरूर करता है। मतलब एक बार समझ लीजिए, ये जो ब्लेंडिंग्स की बात कही जाती है बार बार, इस ब्लेंडिंग्स में भी गुण जब होते हैं जातक में वो सारे होते हैं। अगर दशमांश अगर कोई अच्छा गुण बता रहा है तो वो बृहद परिवेश में अगर नहीं होगा तो वो छोटे से परिसर में जरूर होगा। किसी को बहुत ज्यादा मदद नहीं करेगा लेकिन छोटी छोटी मदद वो करता चलेगा लोगों। ये इस तरह की नेचर लोगों के अंदर परिलक्षित होता है, उसके कर्म से संबंधित। लेकिन कर्म डिटेल जातक के नेचर को भी रिवील करता है, ये मुख्य चीज है। 10वां दशमांश जो है इसे अनंत नाम से भी जाना जाता है, अनंत दशमांश कहलाता है। इस दशमांश से योग बनते हैं। जातक परिश्रम करने वाला होता है, अथक परिश्रम करने वाला होता है, अनवरत काम करता है वो। तो यहाँ अनवरत काम और अथक परिश्रम से यहाँ ये भी इंडिकेशन उठ के आता है कि ऐसा जातक बहुत ज्यादा सफल आपको नहीं मिलेगा, यानी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जिंदगी में सफल होने के लिए, उसको दुगनी मेहनत करनी होगी। ये इफेक्ट जातक में हो सकता है। लेकिन लगातार कार्य करने की इच्छा चाह इसके अंदर होती है और अपने कामों से वो समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ये D10 के 1 से लेकर 10 तक, यानी 3 डिग्री का एक दशमांश होता है और 1 से लेकर 10 दशमांश होते हैं। 3 दहाई 30 डिग्री के 10 दशमांश होते हैं। कौन से दशमांश में अगर जातक का जन्म है तो जातक का नेचर किस तरह का होगा, D10 कुंडली जो है ये थोड़ा सा रिवील करती है। लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंटली ओवर स्मार्टली ये बताना कि D10 कुंडली देख के हम बताएंगे कौन सा व्यवसाय करेगा जातक, तो ये थोड़ा बरगलाने वाली बातें हैं। मैं बड़ा साफ और क्लियर बोल देता हूँ, किसी को अच्छी नहीं लगती, किसी को अच्छी लगती है, किसी को सत्य अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, लेकिन ज्योतिषियों को मेरी बात कुछ खास पसंद नहीं आती, ये सत्य है। लेकिन भाई वो अपना बोल रहे हैं, मैं अपना बोल रहा हूँ, आजादी है बोलने की, तो हम क्यों नहीं इस्तेमाल करें उसका। खैर, ये वीडियो आपके कितने काम आएगा, नए न्यू लर्नर के या ज्योतिष में इंटरेस्ट रखने वालों के और क्लाइंट्स के, वो आप तय करें। मिलते हैं अगले किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए
नमस्कार।